हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डॉक्टर विकास ऑफिशियल। आज हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जैसे कि आप अवेयर हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रेफर्स टू द inability of man to attain and maintain an erect penis with sufficient rigidity to allow sexual intercourse. Means इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मैन जो है वो सफिशिएंट इरेक्शन अचीव नहीं कर पाता है। इसमें दो कंडीशंस होती है। या तो मैन जो है वो उसमें इरेक्शन बिल्कुल ही नहीं आएगा, या तो अगर आएगा भी तो वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा कि वो जाके अपने फीमेल पार्टनर के साथ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है सक्सेसफुली कर सके। वैसे तो ये मिडिल एज में देखी जाती थी। मिडिल एज से मतलब ये है कि जो +40 के जो मैन है उसमें माइल्ड से मॉडरेट तक होती थी, और आफ्टर 65 तो ये मेजॉरिटी ऑफ मैन को जो है वो रहती थी। लेकिन आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो आज कुछ गलत खान-पान, कुछ गलत हैबिट के कारण जो है वो ये समस्या जो है वो बिफोर 40 भी देखी जाने लगी है। हैबिट से मेरा मतलब ये है कि आजकल जो है वो स्मार्टफ़ोन जो है वो सबके पास हो चुका है, और स्मार्टफ़ोन से लोग जो है वो स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, वो आज ईज़िली जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं पोर्नोग्राफ़ी मटेरियल को, और पोर्नोग्राफ़ी मटेरियल देखकर उनका जो सेक्सुअल जो डिज़ायर है, उनका जो लेवल है, वो जो है वो बढ़ चुका है। दूसरी बात ये है कि आज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, या जॉब है भी तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, और उस प्राइवेट सेक्टर में जॉब में जो है वो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेस होने के कारण जो है वो ये समस्या देखी गई है। सबसे पहले समझते हैं कि इरेक्शन मेल में जो है वो कैसे होता है। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन का मतलब है कि मेल जो है वो सेक्सुअली स्टिमुलेट होगा। सेक्सुअल स्टिमुलेट जो है वो किसी माध्यम से भी हो सकता है। टच से कोई आपने जो है वो विजुअल देख लिए, या आपने किसी फीमेल को टच किया, फीमेल पार्टनर को टच करने से सेक्सुअल स्टिमुलेशन रिसीव होने के बाद जो है वो पेरिफेरल और सेंट्रल रिफ्लेक्स जनरेट होगी, और उससे क्या होगा कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का जो है वो रिलीज होगा। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो ज़्यादा रोल रहता है। और अगर यहाँ पे स्क्रीन में अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो पैरासिम्पैथेटिक और एनएनसी न्यूरोट्रांसमीटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नॉन एडर्नर्जिक नॉन कोलिनर्जिक नर्व्स, यहाँ पे इसका मतलब होता है एनएनसी का। तो न्यूरोट्रांसमीटर मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे निकलता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर आपको पता होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये आपकी जो पिनाइल जो रीजन है, पिनाइल जो टिश्यू है, उसमें जो कैवर्नोसल साइनोसॉइड है उसको जो है वो रिलैक्स करवाता है। और जब कैवर्नोसल साइनोसॉइड जो है वो रिलैक्स होता है, तो वो रिलैक्स होने से क्या होता है कि उसमें जो है वो ब्लड जो है वो फिल होने लगता है, और जैसे ही ब्लड उसमें फिल होता है तो उसमें हमारा जो पेनिस है वो जो है वो इरेक्ट और रिजिड होने लगता है। ये अब बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो कितनी तरह का होता है, और ये किस तरह से इसकी टाइप रहती है। तो अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे टाइप ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। फर्स्टली अगर आप देख पा रहे होंगे ये वास्कुलर टाइप का है, दूसरा न्यूरोजेनिक ईडी है, तीसरा हार्मोनल ईडी है, और चौथा साइकोजेनिक ईडी है। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। वेस्कुलर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो देखा गया है। जैसा कि मैंने कहा आपको बताया कि जब मैन जो है वो सेक्सुअली एरोजल उसको एक्साइटमेंट होती है तो क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण जो होता है वो स्मूथ मसल जो है वो पिनाइल एरिया के जो है वो रिलैक्स होते हैं, और ब्लड जो है वो फ्लो होके जो है फिल होने लगता है कैवर्नोसा में। तो जैसा कि वेस्कुलर वर्ड आया है इसमें, तो वेस्कुलर में क्या है कि ब्लड वेसल जो है, जो ब्लड जो है वो पिनाइल टिश्यू में ले जा रही है, अगर उस वेसल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लड वेसल्स से जो है वो ब्लड जो है पिनाइल रीजन में नहीं जा पाएगा, और उससे क्या होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। दूसरा ये इसमें क्या रहेगा कि दूसरे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि ब्लड वेसल से ब्लड तो टिश्यू में जा रहा है,
लेकिन जो वाल्व है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा है। यानी कि ब्लड जो है वो अंदर जो है वो भर रहा है, लेकिन वाल्व जो है वो क्लोज नहीं हो रहा है। क्लोज नहीं हो रहा है तो उससे लीकेज जो है वो ब्लड की हो जा रही है, और कुछ देर इरेक्शन रह रहा है, और उसके बाद जब वाल्व जो है प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा है तो इरेक्शन जो है वो धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है। इरेक्शन जो है वो ठीक नहीं रह पा रहा है। बात करते हैं अगले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो साइकोजेनिक ईडी जो है वो देखने को मिलता है। साइकोजेनिक ईडी से मतलब ये है कि आदमी को जो है वो बॉडी आदमी की बॉडी में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो है वो इरेक्शन अचीव नहीं हो पा रहा है। मेनली साइकोलॉजिकल फैक्टर गिल्ट हो सकता है, फियर ऑफ इंटीमेसी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। और जैसा कि आप अगली लाइन में देख रहे हैं, दिस कैन आल्सो बी सिचुएशनल इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक प्लेस टाइम और पार्टनर। मीन्स कि किसी एक के साथ जो है वो इरेक्शन हो रहा है, मीन्स कि अगर पत्नी के साथ हो रहा है लेकिन दूसरे के साथ नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। या होटल में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वहाँ इरेक्शन आ रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेस में दूसरी जगह में जो है वो इरेक्शन नहीं आ रहा है, या सुबह इरेक्शन आ रहा है शाम को इरेक्शन नहीं आ रहा है। तो ये सारा जो होता है वो साइकोलॉजिकली ईडी के अंदर आता है, और ये मेनली इसमें जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो साइकोलॉजिकली जो है वो पेशेंट को काउंसलिंग करवा के ऐसा देखा गया है कि इरेक्शन में जो है वो सुधार आ जाता है, और काफ़ी अच्छे जो है वो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बात करते हैं न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो बेसिकली ये जो है वो नर्व की प्रॉब्लम से होता है। नर्व इसमें जो है वो काम नहीं कर पा रही होती है। मेनली ये जो न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ये डायबिटीज में देखा गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखा गया है। अगर कोई मेल को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज अगर जो है वो किसी एक्सीडेंट के बाद जो है वो आ गई है, या एक्सीडेंट के बाद जो है वो कोई नर्व डैमेज वहाँ पे हो गई है, या पेल्विक रीजन में अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसमें भी देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद जो है वो पेशेंट में जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा गया है। तो न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो एक बार जो है वो नर्व अगर डैमेज हो गई है तो उसमें जो है वो दोबारा जो है वो उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बात करते हैं हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो नाम से ही डियर स्टूडेंट आपको पता लग रहा है कि हार्मोन से रिलेटेड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हार्मोन का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर इनअप्रोप्रिएट हो चुका होगा। मेनली आपको पता है कि जो इरेक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन अगर किसी कारणवश जो है वो ब्लड में जो है वो कम हो गया हो तो भी जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे लो टेस्टोस्टेरोन के बहुत से रीजन हैं, और जिसमें से मैं एक यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट या जो यंगर जनरेशन हमारे, या जो भी जो है वो मैस्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, तो मैस्टरबेशन से भी क्या होता है कि जब इजैकुलेशन होता है तो उससे भी जो है वो देखने में आया है कि जो है वो ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। और इसको आप कई तरीक़ों से जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, जैसे पैची वियर्ड हो जाती है, वॉइस जो है वो पतली होती है, मसल जो है वो वीक होते हैं, आदमी जो है वो जल्दी जो है वो थक जाता है। तो ये सब जो है वो साइन अगर आप नोट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो मे बी जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो, और उससे जो है आगे चल के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इंक्रीज प्रोलैक्टिन, अगर प्रोलैक्टिन बढ़ जाए तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। और थायराइड इशू हो, कोई थायराइड का इशू हो तो भी इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि आपको टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं, वो लेनी पड़ेगी, और उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स कैवर्नोसल और वास्कुलर स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट एक सीजीएमपी डिग्रेडिंग आइसोएंजाइम होता है, जो साइक्लिक जीएमपी को जो है वो 5 जीएमपी में कन्वर्ट करता है। ये स्टूडेंट जितना साइक्लिक जीएमपी एक्यूमुलेट रहेगा, उतना जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो अपना एक्शन करेगा, और उतना ज़्यादा इरेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा।
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट में हमें जो है वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर, जिसको सिडेनाफिल या वियाग्रा ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है वो कह रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। और मेन एम क्या रहता है, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि साइक्लिक जीएमपी को जो है वो कन्वर्ट नहीं होने देना है 5 जीएमपी में। तो ये काम जो है वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर करते हैं, और उसको ओरली अगर हम पेशेंट को दें तो काफी उसमें जो है वो आराम देखने को मिला है। बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट। तो डी स्टूडेंट, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले जो है वो हम ड्रग की बात करते हैं। तो ड्रग में जो है वो आपको मैंने बता ही दिया कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर का हम जो है वो इसमें यूज करते हैं। और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर में जो है वो सिडेनाफिल सबसे ज्यादा, जिसको वियाग्रा भी बोलते हैं, ब्रांड नेम है। दूसरा टाडालाफिल है, वार्डेनाफिल है, और इसी तरह से मैनी अदर जो है वो सॉल्ट है, जिसका यूज करके जो है हम इरेक्शन में जो है वो काफी हद तक जो है वो ठीक कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर हार्मोन की प्रॉब्लम है तो एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का जो है वो इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं, रिप्लेसमेंट करवाई जाती है। और उसमें भी काफी मैंने देखा है कि पेशेंट जिनको जो है वो टेस्टोस्टेरोन, लो टेस्टोस्टेरोन से जो है वो सफर कर रहे हैं, उनमें काफी जो है वो रिलीफ जो है वो मिल जाती है। बात करते हैं डिवाइस ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस होता है। जैसे कि आप समझ रहे हैं, एक डिवाइस होता है, और इस डिवाइस को जो है वो पेनिस के ऊपर जो है वो प्लेस करके जो है वो एक वैक्यूम के लिए, जनरेशन के लिए एक पंप होता है, उसको पंप करके वैक्यूम जनरेट करवाया जाता है। और नेगेटिव प्रेशर से जो है वो ब्लड जो है फिर पेनिपिनाइल रीजन की तरफ जो है वो जाता है, और इससे भी जो है वो इरेक्शन जो है वो कई पेशेंट में जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो माइल्ड से मॉडरेट ही रहता है। कुछ पेशेंट में देखा गया है, कुछ में नहीं देखा गया है। दूसरा जो है वो लो इंटेंसिटी की जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव थेरेपी जो होती है, शॉक वेव थेरेपी में जो है वो शॉक वेव दी जाती है पिनाइल रीजन में जो है। और इससे देखा गया है कि काफी पेशेंट में जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या जो है वो काफी हद तक जो है वो ठीक हो गई है। और इससे जो है वो एंडोथेलियल जो फंक्शन है वो भी रिस्टोर हो जाता है। तो ये डिवाइस ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें मैंने आपको वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस बताया और शॉक वेव थेरेपी जो है वो मैंने आपको बताई। अगर जो है वो पेशेंट में ओरल मेडिकेशन से जो है वो इरेक्शन पेशेंट में आ जाता है, तो ओरल मेडिकेशन के साथ जो है कंटिन्यू करवाया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ओरल मेडिकेशन जो है वो काम में नहीं आती है, तो उस केस में जो है वो इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। तो इंजेक्शन में जो है वो इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, जिसमें पेपावरीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, फेंटोलामाइन है। तो इनका इंजेक्शन जो है वो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से 1 घंटा पहले जो है वो दे सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इसमें जो है वो इरेक्शन जो है वो आ जाता है पेशेंट को, और पेशेंट जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो है वो प्लेजर ले सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट करने के लिए जो है वो स्टेम सेल थेरेपी का भी यूज किया जाता है। स्टेम सेल थेरेपी में अगर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल और यूरिन ड्राइव स्टेम सेल का जो है वो यूज किया जाता है। कई बार देखा जाता है कि ओरल मेडिकेशन के बाद या इंजेक्शन यूज करने के बाद या डिवाइस ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी जो है वो पेशेंट में जो है इरेक्शन जो है नहीं आ पाता है। तो इस वाले केसेस में जो है फिर लास्ट ऑप्शन जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट का रह जाता है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो है वो पिनाइल इम्प्लांटेशन जो है वो डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद जो है वो एक बार जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो यहाँ पेशेंट जो है वो अपनी जो सेक्सुअल जो है लाइफ, उसको जो है वो बड़े ढंग से जो है वो यहाँ पे जी सकता है।